नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 8 लगा है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं अपने इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके क्या आपके सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए, हमारे इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है ना। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज। कहना क्या चाह रहा है कि हमारे शरीर में अगर कैडमियम की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, कैडमियम से हमेशा रोग याद रखना है आपको। कौन सा? कैडमियम से आपको हमेशा रोग याद रखना है एटाई। कौन सा रोग याद रखना है? एटाई। देखो, कैडमियम आ जाए तो आपको रोग हमेशा याद रखना है कौन सा? एटाई। कैडमियम से अपने को हमेशा रोग याद रखना है कौन सा? एटाई। ठीक है, एटाई। और यही दोस्तों अगर मरकरी से पूछ लेता, क्योंकि इसका भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मरकरी समझते हो ना, पारा से, तो पारे से अगर आपको रोग पूछता तो फिर दोस्तों आपको रोग का नाम याद रखना मीना माटा। कौन सा रोग याद रखता है दोस्तों? मीना माटा रोग याद रखना था आपको। मीना माटा रोग अपने को याद रखना था। ठीक है, तो ये कई बार रोग आ जाता है। जैसे अगर कभी आर्सेनिक से पूछ लेता तो आर्सेनिक से दोस्तों अपने को रोग याद रखना पड़ता ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये 2-3 रोग हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। एनीमिया तो आप जानते हो दोस्तों, आयरन लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है रोग। ठीक है, तो ये सारे रोग हैं। ये मीना माटा रोग वगैरह हो गया। तो कैडमियम से हमेशा अपने को याद रखना है कौन सा रोग होता है दोस्तों? एटाई। आप तो ऐसे याद रखना, एक आदमी जो बोल रहा कि मुझे कैद करके, क्या मुझे कैद करके किस में चुनवा दिया? ईंटों में चुनवा दिया। किस में चुनवा दिया? ईंटों में चुनवा दिया। कैद करके ईंटों में चुनवा दिया। कैद से हमेशा याद रखना कैडमियम और ईंटों से याद रखना एटाई। ठीक है, डन है? ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर जो सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 में एप्लीकेबल हुआ, वो किस राज्य के अंदर हुआ दोस्तों? तो ये जो बिल एप्लीकेबल हुआ था वो आपके उत्तर प्रदेश के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जातियां थी दोस्तों जिसको एससी कैटेगरी के अंदर और कुछ को एसटी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया। उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया बिल के अंदर, और वही बिल की हमसे बात पूछी जा रही है। तो उत्तर होगा दोस्तों कौन सा राज्य? आपका उत्तर प्रदेश। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारतीय जनसंख्या का, इंडियन पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज शहरी है ना आपके अर्बन क्षेत्रों के अंदर रहता है दोस्तों? तो आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 31.16%। और यहीं अगर हमसे पूछ लेता दोस्तों, क्या यहीं पर अगर हमसे पूछ लेता कि रूरल जो आपका ग्रामीण क्षेत्र उसमें कितना रहता, तो फिर बचा हुआ दोस्तों कितना हो जाता आपका? लगभग 68 जो आपका परसेंटेज है दोस्तों वो रहता आपका किस में रहता? वो रहता है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी का पूछा इसलिए 31.16%, और ग्रामीण का अगर रूरल इलाके का पूछते दोस्तों तो 68.84 आपका परसेंटेज। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा फोक डांस लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है? तो दोस्तों जो गैर नृत्य है उसका संबंध किससे है? राजस्थान से। तो बचा हुआ दोस्तों ढिमसा का संबंध याद रखना आपको आंध्र प्रदेश से है। किससे है दोस्तों? ढिमसा का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहू हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, इसका संबंध किससे है? असम से है। जबकि तापू है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है दोस्तों? इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए याद रखना। बाकी गैर का संबंध किससे है दोस्तों? राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी बात है, फीचर है जो आपको लगता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को नहीं दर्शा रहा है, नहीं शो कर रहा है? तो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, ये तो है ऑब्वियस सी बात है, यहां हमें से नहीं पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतिहास में हम ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं जो वर्ग हमारे पिछड़े हुए थे, क्या उनके प्रति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संवेदनशील नहीं है? बिल्कुल सेंसिटिव है ना, तभी तो उनको आरक्षण वगैरह की बात की गई है। ये तो बिल्कुल है फीचर, जबकि इसमें नहीं पूछा है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल, हम जो जितनी माइनॉरिटीज है उनके प्रति भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेंसिटिव है। ठीक है, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी, ठीक है, बिल्कुल, कम्युनिटी की जो वैल्यूज होती है उसके प्रति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंसिटिव है, बिल्कुल सही बात है। एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नहीं, प्रतिबद्ध है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एक दोस्तों एक नॉन कमिटल, एक कम्युनल नेशनल आइडेंटिटी बनाने की बात कर रहा है, जबकि इसमें बोला नहीं है। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था?
कुल मिला के कुछ नहीं दोस्तों, पूछना क्या चाह रहा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे, विच ऑफ दीज वाज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रेक इन द 5-year प्लान्स आफ्टर 3 consequent 5-year प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड। कुछ नहीं दोस्तों, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारी जो 3 पंचवर्षीय योजना आई उसमें जैसे सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान कब आया था 1951 से 56, दूसरी कब आई थी 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई 1961 से 66। ये कह रहा है ऐसा क्या हुआ है ना कि इन 3 लगातार जो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद बीच में विराम आ गया, गैप आ गया, छुट्टी आ गई, तो उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे और हमसे पूछा उसमें से कौन सा कारण नहीं है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ये जो आपकी फर्स्ट 5-year प्लान, ये सेकंड 5-year प्लान, ये थर्ड 5-year प्लान, उसके बाद दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना फोर्थ 5-year प्लान जो 1966 में आना था वो 66 में ना आकर सीधा 3 साल बाद 1969 में आया और अपने पूरे 5 साल पूरे किए 1974 तक। तो बीच में बताओ गैप कितने सालों का आ गया दोस्तों, तो आप बोलोगे सर बीच में जो गैप आ गया वो कितने सालों का आ गया, 3 साल का गैप आ गया। कब से कब तक 1966 से 69। और इस पीरियड को हम इतिहास में पढ़ते हैं योजना अवकाश के नाम से, या इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं किसके नाम से, योजना अवकाश के नाम से, योजना अवकाश के नाम से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लान हॉलिडे। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लान हॉलिडे। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें गैप देना पड़ गया, तो हुआ ये दोस्तों, इसके बीच में गैप के दोस्तों क्या है दोस्तों, तो गैप ये हुआ कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना दोस्तों, वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, अनसक्सेस हो गई थी। ठीक है, और वो अनसक्सेस क्यों हुई दोस्तों, तो उसमें एक तो रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत जो पाक का जो क्या है युद्ध है, इंडो पाक वॉर है, कब 1965 में। एक इससे पहले ही दोस्तों 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई थी। 1962 में किसके बीच में, इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर हो गया था। ठीक है, और एक थर्ड रीजन अगर मैं आपसे बोलूं तो दोस्तों भयंकर क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, सीवियर ड्रॉट पड़ गया था 1966 के समथिंग। तो ये सब थे रीजन, थे ही थे, ये प्रमुख कारण थे। फिर हमें मुद्रा का भी अवमूल्यन करना पड़ा, डिवैल्यूएशन वगैरह करनी पड़ेगी, जानबूझ के हमारी करेंसी की वैल्यू को हमें कम करना पड़ा वर्ल्ड के खासकर यूएस डॉलर वगैरह की तुलना में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों फिर हमें करनी पड़ी। तो 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी क्या रही, फेल रही। फेल होने के कारण मेन ये 3 मैंने आपको बता दिए। फिर हमारे में इतना साहस नहीं था कि हम अगला वापस एक साथ 5 सालों की योजना को उतार सके, तो हमने बीच में थोड़ा सा गैप दिया। इसी गैप को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अब हमसे पूछा कि हमने 3 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद जो गैप दिया है उसके लिए कौन सा एक कारण जिम्मेदार नहीं है। तो लगातार 2 साल सूखे की स्थिति, हाँ ये तो बिल्कुल था, सूखा पड़ रहा था उन दिनों, तो जो पैसा पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए लगना था वो फिर ऐसे सूखे वगैरह में इन राहत कार्यों में जाके लग गया। तो इसलिए हमने घरेलू मुद्रा का उन्मूलन भी बिल्कुल हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध भी बिल्कुल हुआ। खाड़ी युद्ध दोस्तों जो गल्फ वॉर थी उसका हमारे से इन सब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता से या उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना न चलाने का गल्फ वॉर कोई रीजन नहीं था। गल्फ वॉर का मतलब है गल्फ कंट्रीज में जो खाड़ी के देश है ना उनके अंदर आपस में युद्ध होना। हाँ आप बोलते उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ उससे कई बार ये फर्क पड़ता है कि गल्फ वॉर वगैरह होने से तेल वगैरह की कीमतें बढ़ जाती है, और तेल वगैरह कीमतें बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियस बात है बाकी पूरा इसकी दुनिया भी इसका भुगतान करती है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो भी दोस्तों इससे काफी दुनिया को महंगाई वगैरह का सामना करना पड़ा था। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे कोई ये नहीं था कि हमें चौथी पंचवर्षीय योजना वापस लाने के लिए दिक्कत हुई। वो कोई खाड़ी युद्ध इसका रीजन नहीं था। और हमसे यही पूछा कौन सा रीजन नहीं था दोस्तों, तो वो रीजन है आपका खाड़ी युद्ध, बोले तो गल्फ वॉर। ठीक है, डन है, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अगला, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों। 2015 में सबसे पहले 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाने की योजना आई थी। हालांकि वो कागजों में रह गई, इतना प्रैक्टिकली तो अपन देखते नहीं है कि इतना कुछ हुआ हो, ठीक है, लेकिन जो भी हो अपने को तो पढ़ना है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, ये फोकस करना, कौन सा कारक नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर इंपैक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, नॉट कौन सा फैक्टर नहीं है, तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन, बिल्कुल, ये तो इसी से तो हमारी मानसून रेज ओरिजिन होती है, यहीं से तो मानसून पवनें बनती है, तो ये तो फैक्टर है। पश्चिमी घाट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट के पहाड़ है, यहीं से तो हवाई टकरा कर क्या होती है, बरसती है, तो ये तो बिल्कुल पश्चिमी घाट के पहाड़ तो बिल्कुल भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। हिमालय पर्वत ये तो बिल्कुल करता ही करता है, यहाँ से मानसून पवनें आखिर में यहीं तो टकरा कर फिर वापस बरसती है, तो ये तो प्रभावित करता ही करता है। सारा रेगिस्तान अफ्रीका में उसका क्या लेना देना इंडियन मानसून से, तो ये कोई हमारा फैक्टर नहीं है जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करे। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बेसिक सा आर्टिकल है, आर्टिकल 45। डीपीएसपी में 36 से 51 में जो आर्टिकल 44 है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, इसकी बात करता है। तो क्या अभी वर्तमान में हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? नहीं। कोई बोले सर क्यों?
पूरे देश में सबके लिए एक जैसा कानून है? नहीं, हर चीज़ पर एक जैसा कानून सबके लिए कहाँ है? जैसे कुछ ऐसा कानून है, जैसे शादी को लेकर, शादी के लिए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अपना धर्म के आधार पर हम देख रहे हैं हमारे हिंदुओं का अलग कानून है, मुसलमानों का अलग से कानून है, वो है। अभी पूरे देश में हमारे लिए सब लोगों के लिए एक जैसा कानून नहीं है अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 44 कहता है ऐसा करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है? तो राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम बोरोइंग्स, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजकोषीय घाटा होता है उसको कम किया जाता है दोस्तों। घाटे का मतलब ही क्या होता है, इतना तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। घाटे का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? घाटा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। घाटा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन बताओ? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा? जब हमारी आय तो कम होगी और व्यय एक्सपेंडिचर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जो खास करके राजकोषीय घाटा होता है, मैंने लास्ट वाले मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, जो राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, तो घाटे को कम करने के लिए आपको पता है क्या करती है सरकारें? पता है, आय मतलब यहां से ना उधार लेना स्टार्ट कर देती है। उधार लेना, गवर्नमेंट उधार बोरोइंग्स करने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्या करती है? बोरोइंग्स ज़्यादा करती है, उधार लेना स्टार्ट कर देती है। तो उधार से इनकम आ रही है ना, आ रही है, तो दोस्तों आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और व्यय और आय के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे घाटे वगैरह को कभी कम करके दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट के अंदर दोस्तों अपन क्या करते हैं? जनरली बोरोइंग्स को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में अगर आपने बोरोइंग्स को शामिल कर दिया तो फिर वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ऋण वसूली एक राजस्व प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रिकवरी ऑफ जो लोन्स होता है वो आपकी राजस्व प्राप्ति नहीं होती दोस्तों। जो रिकवरी ऑफ लोन्स होता है वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है, इंग्लिश में बोले तो कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये आपके इकोनॉमिक्स वाले सर आपको पढ़ाया होगा जब बजट वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो ये आपको बताया होगा ये कौन सी रिसिप्ट होती है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट होती है। ये ऊपर वाले भी मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट वगैरह भी थोड़ा शॉर्ट में समझाया है ना। बाकी आप जब बजट पढ़ोगे तो आपके सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। उसमें आपको 4 टाइप के अपन घाटे पढ़ते हैं, एक बजटीय घाटा, एक राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा। इंग्लिश में बोले तो आपका बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बस ये 4 घाटे यही घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आप सर से बोलिए, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मैंने शॉर्ट में आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया। तो रिकवरी ऑफ लोन्स कभी भी राजस्व प्राप्ति नहीं होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं होती है, वो एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। 2 टाइप की प्राप्तियां होती है बजट में, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों में क्या आता है? टैक्स वगैरह से जो पैसा आता है ना, एक तरीके से अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। जबकि लोन वगैरह वापस रिकवर करके पैसा लेना वो टैक्स में नहीं, वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आता, वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या दोस्तों? गलत है। ओनली स्टेटमेंट ए सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल ए। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओनली ए। ओनली ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान वगैरह, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तो दोस्तों लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, है ना, कबीर पुरस्कार वगैरह। कालिदास दोस्तों अच्छे डांस के लिए भी दिया जाता है, अच्छे सिंगिंग के लिए भी दिया जाता है। तो डांस का हमसे पूछा था, हम कालिदास सम्मान बोल सकते हैं। और जनरली कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी दिया जाता है। किसके द्वारा? एमपी जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी दिया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। एओ ह्यूम कौन है? ये फाउंडर थे, इन्होंने स्थापना की थी कहीं की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। जबकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन के अंदर दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही फेमस है दोस्तों। इन दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में पहली बार क्या राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सबसे पहले हमारे यहाँ प्रदेश में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को काउंट किसने किया था दोस्तों? तो फर्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि दादा भाई नौरोजी के इंग्लिश एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। क्या? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बारी एग्जाम में बुक पूछी जाती है। और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिए थे। और उन्होंने पर कैपिटा इनकम, भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी। कितनी उस वक्त? 20 रुपये उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को।
दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कैसे अंग्रेज भारतीयों का ही पैसा है ना लूट लूट कर और ले जा रहे हैं, है ना। वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अगला है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का थीम क्या था दोस्तों? तो 75th जो हमने लास्ट सेलिब्रेट किया था दोस्तों आपका इंडिपेंडेंस डे, उसकी थीम क्या थी दोस्तों? उसकी थीम थी आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हमारा राष्ट्र प्रथम रहेगा और सदैव वही प्रथम रहेगा। हमारे लिए हमारे राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट दोस्तों। ये आपकी क्या थी दोस्तों? ये आपकी क्या थी? आपकी थीम थी। तो किसकी थीम थी दोस्तों? ये थी आपके अपने 75th जो आपका इंडिपेंडेंस डे था उसकी। अगला प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ, है ना। विच एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन टू ट्रेस द मोशन ऑफ द अर्थ थ्रू ल्यूमिनिफेरस ईथर, अ थ्योरेटिकल सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। कुछ नहीं, हमसे पूछ रहा है कि इसमें प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक जो सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही इधर होता है ना, तो उसके माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी? यहाँ दोस्तों एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। बताओ जो एक तरीके से पृथ्वी की गति के मापन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो हमसे पूछी जा रही है। बताओ कि वो थ्योरी बताओ। अगर हमसे पूछा जाए बताओ कौन सी थी या कौन से वैज्ञानिकों की एक्सपेरिमेंट था, उन वैज्ञानिकों का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? उन वैज्ञानिकों का हमसे नाम पूछा जा रहा है कि वो वैज्ञानिक कौन से थे दोस्तों। तो उसमें एक तो है दोस्तों आपके, ये तो फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें एक तो है आपका माइकलसन और एक का नाम है मॉर्ले प्रयोग, है ना। एक का नाम है माइकलसन और एक का नाम है मॉर्ले, और इनका एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इसको बोलते हैं माइकलसन और मॉर्ले प्रयोग। ठीक है, माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ही दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया था और पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये अपने को याद रखना है। अगला, इनमें से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो दोस्तों ये ऑस्कर अवार्ड जीता था दोस्तों एम किरवानी ने। किसने जीता था? एम किरवानी ने जीता था ऑस्कर अवार्ड। अपन जानते हैं एम किरवानी ने जीता था किस चीज के लिए? तो दोस्तों इनका सॉन्ग है बहुत ही फेमस, नाटू नाटू। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों? नाटू नाटू। आपने देखा होगा जो RRR मूवी आई थी, किसकी? रामचरण तेजा और जूनियर NTR की, उनकी मूवी आई थी। उसमें अपन ने देखा था जो नाटू नाटू गाना आया था, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो कौन है आपके? तो MM किरवानी है। तो उनको दोस्तों ये आपका ऑस्कर अवार्ड मिला था। कौन सी नदी तुमकुर जिले में, है ना, रायणपुर पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो ये भी एक फैक्चुअल है दोस्तों। कावेरी की महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदियों में से एक है, उसका नाम है दोस्तों सिमसा नदी। कौन सी नदी है? सिमसा नदी। घाट प्रभा वगैरह तो कृष्णा की सहायक नदी है। अगला, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, कंसर्निंग पब्लिक गुड्स। जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उससे रिलेटेड कौन सा इसमें से कथन है जो आपको लगता है क्या है दोस्तों, है ना, ये गलत है? तो दोस्तों इसमें अगर अपन बात करें, जो कंजप्शन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय पीपल इज राइवलरस इन नेचर, लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति में प्रतिद्वंद्वात्मक होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा राइवलरी में कोई भी अपन उपभोग के लिए वस्तु खरीद रहे तो वो कोई राइवलरी थ्योरी से थोड़ी खरीदते हैं दोस्तों, वो खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए भी अपन खरीदते हैं। तो यही सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों आपका क्या है? स्टेटमेंट गलत है। बाकी तो नॉर्मल से स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक व्यक्ति से सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क वसूल करना आसान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक वस्तु गैर अपरिवर्तनीय प्रकृति की होती है, बिल्कुल। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर, बिल्कुल एक्सक्लूड मतलब जिसको जल्दी से बाहर किया जा सके ट्रेड साइकिल से, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों। तो ठीक है, ये सब सारे स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जितने भी दोस्तों इकोनॉमिक्स के अच्छे टॉपिक्स हैं, जो एक बार थोड़ा सा थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत आसानी से इनको अच्छे से अपन कर सकते हैं। पहली विश्व बधिर, है ना, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित की जाएगी नहीं, एक्चुअल में ये तो आयोजित हो गई दोस्तों। इंडिया के में केरल के अंदर इसका आयोजन हुआ था, 2023 के अंदर इसका आयोजन हो गया था दोस्तों, है ना। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या दोस्तों? इंडिया। डीफ, जो सुनते नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के डैश का एक बंदी निकाय है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ कैप्टिव बॉडी ऑफ, मतलब कुल मिला के पूछना चाह रहा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, वो भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना, किस मंत्रालय के अंदर अगर आता है? तो दिखती सी बात है दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है किसके अंदर आएगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड है तो किससे आएगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आपका एजुकेशन के अंडर में आएगा। अगला, जो गियासुद्दीन बलबन है, उसने
शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में, है ना, खिजदा नहीं है दोस्तों, ये सिजदा है। ये क्या होगा? सिजदा। सिजदा और पौबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की वो किस टाइप के थे दोस्तों? तो ये अदालती आपका शिष्टाचार था। क्या होता था दोस्तों? होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। जो बलबन था, बलबन क्या था? बलबन जब भी अपने बलबन मिडिवल हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो बलबन ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी। जब भी वो अपने दरबार में आता था, बैठता था, तो उसने बोल रखा था जो भी उसके अंडर जितने भी लोग हैं, जब भी वो जैसे जो भी जिस भी पोस्ट के जैसे जैसे वो दरबार के अंदर आते जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? पहले तो झुकेंगे, पहले तो क्या करेंगे? झुकेंगे, ठीक है, पाए बॉस। फिर उसके बाद झुककर और जो बलबन शासक था उसके पैरों को, है ना, चूमेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते क्या करना? सिजदा करना। तो ये एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अपने आप को सुपीरियर फील करना, प्रजा से एक अलग करना अपने आप को। देखो कि मैं राजा हूं, तो थोड़ा उस हिसाब से मेरा एटिकेट रखना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तो उसके लिए दोस्तों उसने एक प्रथा शुरू की थी बलबन ने, सिजदा और पायबॉस की। तो वो एक तरह का अदालती, मतलब दरबारी शिष्टाचार था। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? कैसा? अदालती बोले तो दरबारी शिष्टाचार के रूप में इसने व्यवस्था शुरू की थी। किसने की थी? कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिजदा और पायबॉस का संबंध किससे है? तो दोस्तों बलबन से। किससे? बलबन से। नेक्स्ट अगला, दी गई डेटा तालिका से बाजार मूल्य पर एनएनपी की गणना कीजिए ना। कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस द गिवन डेटा। बहुत इजी है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से आपको दोस्तों समझा रखा है। बहुत सारे मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों क्या कि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जी यहाँ पर क्या एन, बीच में क्या आता है दोस्तों? एन, यहाँ क्या आता है? डी, यहाँ आपका एमपी, और यहाँ क्या होता है? एफसी। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग रेगुलर मॉक टेस्ट देख रहे हैं उनको 1% भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये जी आप जानते हो दोस्तों क्या होता है? ग्रॉस। ये पहले वाला एन हमेशा क्या होता है दोस्तों? नेट। ये एन आप जानते हो हमेशा दोस्तों क्या होता है? नेशनल। ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, राष्ट्रीय। ये डी क्या होता है? डोमेस्टिक बोले तो घरेलू, डोमेस्टिक बोले तो घरेलू। ये एमपी आप जानते हो क्या होता है दोस्तों? मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, ठीक है। और एफसी आप जानते हो दोस्तों क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट बोले तो कारक लागत। अब अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं दोस्तों? जब जी से एन या एन से डी आते हैं तो किसको प्लस माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, और जब आप नेट से ग्रॉस की तरफ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस करना पड़ेगा। वैसे ही नेशनल लेवल की इनकम से डोमेस्टिक लेवल पे आना है तो दोस्तों माइनस करना है, डोमेस्टिक घरेलू से वापस नेशनल लेवल की तरफ जाना है, प्लस करना है। ये मैं समझा चुका हूँ, समझ रहे हो ना, इसलिए भी शॉर्ट में बोल रहा हूँ। वैसे मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से आपको डिटेल से, जो भी मॉक टेस्ट रेगुलर देख रहे हैं उनको। तो आपको पता है बीच में डिफरेंस किसका होता है दोस्तों? तो अपन जानते हैं ये डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, एनएफआईए का डिफरेंस होता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करते हैं। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि हमें पहुंचना है, कहां पहुंचना है दोस्तों? एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी पर पहुंचना है, एनएनपी एमपी पर पहुंचना है, ठीक है। पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास दे क्या रखा दोस्तों? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है दोस्तों। हमको क्या दे रखा है दोस्तों? हमको दे रखा है एनडीपी एफसी, एफसी हमको दे रखा है, ठीक है ना। एनडीपी एफसी दे रखा है। और हमको कहां पहुंचना है? हमको पहुंचना है एनएनपी एमपी पे पहुंचना है। तो बताओ दोस्तों क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग जानते हो यहाँ तो एन से नेट है तो कुछ नहीं करना। यहाँ डी से एन की तरफ आना है तो आपको पता है हमें प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। तो प्लस करना पड़ेगा दोस्तों क्या? एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड वाला पैसा प्लस करना पड़ेगा। ये पी फॉर प्रोडक्ट को लेना देना नहीं है। और एफसी से एमपी की तरफ जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो प्लस करना पड़ता है किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। तो और हमें क्या करना पड़ेगा? साथ साथ में प्लस करना पड़ेगा किसको? नेट, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं तो क्या? एनआईटी, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस करना पड़ेगा। और साथ साथ में किसको? एनआईटी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस करना पड़ेगा। बस अब देख लो दोस्तों, तो हमें कुल मिला के क्या करना है? जो एनडीपीएफसी है उसमें एक तो एनएफआईए, देखो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम, ये तो क्या करना है? जोड़ना है इसमें। और एनआईटी को क्या करना है दोस्तों? फैक्टर कॉस्ट से एमपी की तरफ आएंगे, अगेन दोनों को प्लस करना है। तो दोस्तों ये वाला पैसा उसमें से ये और ये वाला पैसा दोनों क्या करना? जोड़ना है। तो बस आओ जोड़, बाकी तो आती ही होगी आपको। 1,25,250 है तो 1 लाख को अभी साइड करो, पहले 25,250 है तो ये आ गया दोस्तों 25,250। अब इसमें जोड़ दो दोस्तों क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, लेकिन ये माइनस में है ऑलरेडी। तो अगर इसमें मैं जोड़ूंगा और साथ में अगर माइनस में तो प्लस माइनस का जगह माइनस, तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना दोस्तों? 581। तो 581 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25,000 में से 581 क्या कर दो दोस्तों? माइनस कर दो। तो 25,000, 250 ये हो गए, और 250 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा 25,000। फिर और 250 हटाओ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25,750। उसमें से 81 और माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 24,669, 24,669 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें से 18,000 और जोड़ दो दोस्तों, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी जोड़ने, तो 24,669 में से अगर आप जोड़ दोगे दोस्तों कितने, 18,120। दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये लगभग आपका बन जाएगा कितना, 24 और 18 कितना होता है, 42,000, और फिर आपका 600 ये क्या हो जाएगा आपका लगभग 600 और 100 700 और 69 और 20 कितने होते हैं, 89। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 42,789। और शुरू में 1 लाख वाला सीन तो चल ही रहा था, तो 1,42,789। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये जो रेगुलर मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हैं वो आराम से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी आपके इकोनॉमिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाई दिया होगा, नेशनल इनकम के अंदर ये अपन पढ़ते हैं सारे, तो वो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देश के पूर्व निदेशक विजय शंकर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि फॉर्मर डायरेक्टर थे विजय शंकर, किस डिपार्टमेंट के, हमसे पूछा गया दोस्तों, है ना, कि वो आपके फॉर्मर डायरेक्टर थे दोस्तों, तो वो सीबीआई के थे, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के। नेक्स्ट अगला, सेकंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड। कुछ नहीं, बस इंडिया और जो यूके यूनाइटेड किंगडम है इसके बीच में 2+2 मतलब हमारे भी 2 मंत्री और उनके भी 2 मंत्री, उनके बीच में दोस्तों जो डायलॉग हुआ है, हमसे बस ये पूछा गया वो डायलॉग कहां पर हुआ है, तो ऑब्वियस बात हमारी राजधानी दोस्तों कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है, तो ये दोस्तों अभी हाल ही की बात है, PSLV C-59 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, किसका, PSLV C-59 का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। नेक्स्ट अगला, भारत ने अंडर 19 जो एशियन है ना, जो क्रिकेट महिला T20 एशिया कप के उद्घाटन मैच, जो उद्घाटन मैच नहीं है दोस्तों, ये पहली बार हुआ था, तो उद्घाटन टूर्नामेंट बोलेंगे, उद्घाटन सीरीज है, पहली बार अंडर 19 की महिला T20 एशिया कप खेला गया था, उसके फाइनल में भारत ने हमसे पूछा है किसको हराया, तो फाइनल में हमने हराया दोस्तों हमारी जो महिला T20 एशिया कप की जो टीम थी अंडर 19 की, हमने हराया किसको दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को। किसको हराया दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को हराया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों, इनके सबके मैंने आपको सॉल्यूशन बताए, इनके सबके आंसर बताए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सबसे बड़ा बेनिफिशियल तब होता है दोस्तों जब आपके क्वेश्चन गलत हो, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखो और फ्यूचर में ये इंश्योर करो कि अगर फ्यूचर में इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। यही होता है। और मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या है, ऐसे टेस्ट आप कितने लगाते रहो, सुधार कब आएगा, जब आपने पेपर दिया, आपके गलत हुए, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखो, देखने के बाद अच्छा ये गलती, अच्छा अब ओके मैं ये मिस्टेक कर रहा था, फिर आप उसमें से देखो ठीक है अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन इन फ्यूचर में कभी मेरे को देखा तो मेरा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे, उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, फिर उसको पढ़ोगे, याद करोगे, तो फ्यूचर में आपके धीरे धीरे अपने आप नंबर बढ़ने लगेंगे, आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भी अच्छा होने लगेगा। तो मिलते हैं आपको है ना अपन अपने नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।